हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, डायमेंशन का वीडियोस खत्म हो चुके हैं। अब हम वेक्टर का बारी लेके आए हैं। वेक्टर के सवाल लेके आए हैं, वेक्टर के वीडियोस लेके आए हैं। जितने भी सवाल हैं, किसी ना किसी पेपर में आया हुआ सवाल है। कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स लेके आए हैं। सवाल करते रहेंगे तो मामला सेट होगा, और नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना है भाई। मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स। पहले मैं आपको वेक्टर और स्केलर के बारे में बता देता हूँ। वेक्टर जो होता है, जिसके पास डायरेक्शन रहता है और मैग्नीट्यूड रहता है? सही बात है, गलत बात है? मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया एक फिक्स वैल्यू का बात करना स्टार्ट कर रहा है, और साथ ही साथ यूनिट का बात करना स्टार्ट करता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ स्केलर का, तो स्केलर के पास ओनली ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड का बात करना स्टार्ट करता है। इसके पास डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स। ये सवाल के अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, और वैसे सही है। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर। सही बात है। डिस्टेंस इज ए स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आगे जाते हैं प्लस, पीछे जाते हैं माइनस, उसी पॉइंट पर आ गया जीरो, तो मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो वेक्टर हुआ ना। ए वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, whereas a scalar has both magnitude and direction। इस सवाल के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा जो सही है। वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, परंतु यहाँ पर स्केलर के पास बोला है, तो फॉल्स पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सियल वेक्टर? मेरी बात समझिए जी। एक्सियल वेक्टर के अंदर रोटेशन का मामला होता है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी तीनों ही टर्म जो होती हैं, वो किसी भी प्रकार से रोटेशन के पार्ट में यूज नहीं होती, परंतु टॉर्क जो होता है, टॉर्क बराबर में होता है आर क्रॉस एफ। तो हम जब इसके बारे में बात करेंगे, टॉर्क के बारे में, तो रोटेशन में यूज होना स्टार्ट होता है, जो कि एक्सियल वेक्टर को प्रॉपर सेटिस्फाइड करता है। तो फोर्थ नंबर इसका भी सही रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। ध्यान रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही लाइन में होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ये बहुत इजी सवाल है, ये आपको धीरे धीरे दिक्कत नहीं आएगी, समझ आ जाएगा। चौथा, ट्रू एंड फॉल्स। और पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। देखिए जी, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए बी वेक्टर है। दोनों पैरेलल हैं। बनने वाला थीटा कितना है? 0 डिग्री। बट दोनों इक्वल नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू बी का। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सेकंड, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर आल्सो पैरेलल वेक्टर। ये ट्रू है, अभी बताया। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर है, तो बताओ दोनों बराबर हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो सही है ना? ऑल ऑपोजिट वेक्टर आर एंटी पैरेलल। ये भाई एक वेक्टर है और ये भाई बी वेक्टर है, दोनों एंटी पैरेलल नहीं है, तो ये भी ट्रू है। यूनिट वेक्टर ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर विल बी ऑपोजिट वेक्टर। भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका वैल्यू कितना है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। दो एंटी पैरेलल वेक्टर का बात कर रहे हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये भी क्या है? ट्रू है। समझ आई? तो पहला फॉल्स है, बाकी क्या है? सब ट्रू हुई। बात करना स्टार्ट करो। चलो अगला देखते हैं। The forces which meet at a one point but their lines of action do not lie in one plane are called। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है, चौथा फोर्स ये है, पांचवा फोर्स ये है, छठा फोर्स ये है। एक इस तरह का डायग्राम बना रहे हैं हम। देखिए, इन दोनों में फर्क है क्या? कुछ कोई फर्क नहीं। हम बताते हैं कैसे फर्क नहीं है। देखिए, अगर मैं इस पार्ट को, ये वाले वेक्टर को, अगर यहां से उठाकर यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, आराम से समझिएगा, इसको उठाकर, एक मिनट रुकिए, इसको उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया, यहां कर दिया, यहां पर, और इसको यहां कर दिया, तो ये वाला पार्ट सिर्फ सेम ये बन जाएगा, और ये वाला पार्ट सेम ये बन जाएगा। हाँ या ना? परंतु बोल रहा है फोर्स विच कैन
मीट एट वन पॉइंट तो उसको बोलते हैं कॉनकरेंट, पर डू नॉट लाई इन वन प्लेन, तो जो वन प्लेन में लाई करते हैं वो होते हैं कोप्लेनर, और जो नहीं करते वो क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आराम से देखिए, डायग्राम में कोई फर्क नहीं है बाबू। अगर मान ली इसको यहां ले लिया, समझ पा रहा है, एक फोर्स यहां, इसको आगे बढ़ा दिया, वेक्टर को हम पहले कहीं भी शिफ्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिया तो वेक्टर का मामला खराब है, और डायरेक्शन को अगर चेंज नहीं किया तो वेक्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है। वापिस बोल रहा हूं, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उसको बोलते हैं कॉनकरेंट, जो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं उसको बोलते हैं कॉनकरेंट, और जो एक ही प्लेन में होते हैं वो होते हैं कोप्लेनर। तो उसमें बचे डू नॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। छठा सवाल, इफ ए वेक्टर अल्फा आई कैप पॉइंट टू जे कैप पॉइंट एट के कैप इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ध्यान दीजिए जी, अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, अगर ए वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू 1 आता है तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आएगा आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर और के साथ वाले का स्क्वायर। तो 1 बराबर में 1 का स्क्वायर कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 0.04 0.064, नहीं 64 ही आएगा भाई, 2 पॉइंट पे लगेगा ना, सही है, कोई गलत थोड़ी है। तो एक बराबर में कितना, 1 माइनस 0.68 बराबर में कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आएगा, एक में से 68 गया तो 0.32, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा रूट में 0.32। क्या क्या यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा, आई का साथ वाले का, जे के साथ वाले का, के साथ वाले का स्क्वायर, उसका अंडर रूट का बात करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.32, रूट का 0.32, ऐसा बोलना सही रहेगा। सही है, अगला देखिए, इफ ए वेक्टर बराबर में 2i3 j k कैप देन फाइंड यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो है 2i 3j और प्लस के। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से, वैल्यू निकालने से पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 और 9 14, रूट 14। अब यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ए कैप है, उसको लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर। सही है, ए वेक्टर तो ऑलरेडी किया है 2i 3j प्लस में के, अपॉन में कितना आ जाएगा रूट 14। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन क्या दे इसके, तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिकल सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट वेक्टर का एक पार्ट है, इसको याद रखिएगा। समझ आ रही है, चलिए आइए, इफ ए वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k एंड बी वेक्टर ये है आर पैरेलल वेक्टर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सुनिए जी, इसको समझिए, ये आपका ए वेक्टर है, ये वाला मान लीजिए, और यही बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं, कोई दिक्कत। अब ये पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू निकालना स्टार्ट कीजिए। दोनों पैरेलल वेक्टर का बात कर रहा है, एक ही डायरेक्शन का बात कर रहा है, तो मतलब इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर मानूं तो ये बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर में अल्फा प्लस 6 प्लस आई लगाओ इसके साथ, जे लगाओ इसके साथ, और 6k कैप बराबर अपॉन में, सॉरी, यह आएगा अल्फा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और ये 36। अभी पीछे आपको समझा के हटे हैं यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात समझिए जी, इसको लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये आ जाएगा रूट में 9, यह आ जाएगा अल्फा आई 6j 6k अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस 72। सही है, अब मेरी बात सुनिए, कंपैरिजन के अंदर हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ कर सकते हैं, तो हम करेंगे, लिखेंगे जब, तो लिखेंगे आई कैप अपॉन में 3
बराबर में अल्फा आई कैप अपॉन में रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 72 यहां लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा आई से आई मर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9 बराबर में अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस में ये भी अल्फा का स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो, स्क्वायर क्या कर रहे हो, ऐसे ही काम चल जाएगा हमारा। तो इसके लिखेंगे 1/3 या सीधा लिखो रूट में अल्फा का स्क्वायर प्लस 72। सही है यार, ये 3 बार काट दिया भाई। अल्फा का स्क्वायर प्लस 72 बराबर में 3 अल्फा। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 72 बराबर में 9 अल्फा स्क्वायर। 72 बराबर में कितना आ जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 9। तो अल्फा बराबर में कितना आ जाएगा 3। ये तो आपने पूरा सॉल्व किया, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। मतलब अभी तो है बट वैसे नहीं है, तो कैसे है। तो आप इसको क्या करिए, मेरी बात समझिए, अब यहां से देखिएगा आराम से अप्रोच लगाने का तरीका। दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा की। तो अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर बराबर में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप और बी वेक्टर बराबर में अल्फा आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। अगर इन दोनों को बराबर करना है ए और बी को, तो जो हमारे पास ए वेक्टर है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब देख यहाँ पे कितना है, अल्फा की जगह कितना आएगा 3, जे की जगह कितना आ गया 6 और के की जगह भी कितना आ गया 6, जिसको प्रॉपर सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब अल्फा की जगह कितना है यहाँ पे 3 है, तो सीधी तरह अल्फा का वैल्यू कितना है 3 आया। परंतु अगर तू सीधा लगाता है, देख टीपीसी लगाते हैं द फिजिक्स कोड, इसमें तू क्या करेगा ए एक्स अपॉन में ए वाई, बी एक्स अपॉन में बी वाई और ए बी सी एक्स अपॉन में सी वाई। ए एक्स अपॉन ए वाई मतलब यहाँ पे कितना है, जब तेरे को कुछ पता नहीं था, यहाँ पे कितना है 1, ए वाई कितना है समझ पा रहा है, ए वाई कितना है अल्फा, बी एक्स कितना है 2 ये रहा, और बी वाई कितना है 6। तो ये करेगा तो कितना आएगा 1/3, तो अल्फा का वैल्यू फिर भी कितना आएगा 3। 3 तरीके बता दिए तेरे को, एक पूरा सॉल्व कर लिया, एक सीधा मल्टीप्लाई करके बता दिया, एक दोनों का रेशो लेके बता दिया। जो आपको बढ़िया लगता है उसको फॉलो अप कर लीजिए, आपका मामला सेट बैठ जाएगा। यूनिट वेक्टर मानते हुए हमने वैल्यूज को सेटिस्फाइड किया, उससे काम करना स्टार्ट किया। क्या ये जो हमारा मेथड है ये सब जगह अप्लाई हो जाता है, ऑलमोस्ट काम कर जाता है, कई जगह काम नहीं करता, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाई दिया ये वाला, तो इससे करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला देखिए, इफ ए वेक्टर ये दिया है और बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, फाइंड ए न्यू वेक्टर सी विच हैज विच एज मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए। देखिए जी, अपने को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में, वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितने हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर लीजिए, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बी का मतलब ये लीजिए ये बी है। पूछा क्या है, सी वेक्टर के बारे में पूछा है, तो सी वेक्टर को क्या लिखते हैं हम, मॉड ऑफ सी वेक्टर और सी कैप, जैसे हमने लिखा था ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर, हाँ या ना, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सी वेक्टर बराबर में मॉड ऑफ सी की जगह क्या लगा देगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, और सी कैप की जगह क्या लगा देगा बी कैप का बात करना स्टार्ट करेगा। अगर तू ए का मोड निकालता है तो आई के साथ वाले का स्क्वायर ये कितना आएगा 1 + 4 + 4, और बी का मोड निकाल सॉरी बी कैप निकालता है, कैप ये रहा कैप है भाई, कैप इसको कैप बोलते हैं, तो इसको लिखेगा 2i - 6k अपॉन में इसका स्क्वायर 36 + 4, बोल हाँ या ना, सही है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा
एक मिनट रुको, ये आएगा 5, सॉरी 4 और एक 5 और 4 9, रूट में 9 मतलब 12 आएगा, कितना आएगा, चल पूरा लिख देता हूँ, रूट 9 2i माइनस 6k अपॉन में रूट में 40, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2i माइनस 6k 3 अपॉन में रूट में 40। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर तेरे को लगता है कि सर इसको आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, 10 इंटू 4 करके 2 बार निकाल ले, काम बन जाएगा। परंतु ये सही है, सवाल में जो जो बोला था सवाल में वो करते गए, मामला सेट बैठ गया। अपने को बोला है फाइंड ए न्यू वेक्टर ऑफ वेक्टर सी विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए, ठीक है, कर दिया बराबर, एंड द डायरेक्शन ऑफ बी, कर दिया बराबर। क्या दिक्कत है इसमें? अगला सवाल देखिए, कट गया सवाल। इफ ए प्लस बी बराबर सी है, ए वेक्टर का वैल्यू जो है, मोड ऑफ ए का वैल्यू 5 है, बी का 3 है, सी का, भाई इसको सही कर, 6 है। फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी। देख, अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में सी वेक्टर, एंगल किसके बीच में पूछा है, बी और सी के, तो ए वेक्टर बराबर में लिखेगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोल हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जिसके बीच में एंगल पूछता है उससे मामला सेट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इस कंडीशन, आराम से सुनिएगा अब जो करने वाले हैं हम, अब आप सोचो सर ये सी का वैल्यू और बी का वैल्यू रख देते हैं तो 3 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता बाबू। इस कंडीशन में देखिए, अगर मैं ए वेक्टर लिखता हूं तो सी वेक्टर इसको प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। बोल हाँ या ना, सही बात है। सी प्लस माइनस बाहर आके वही क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। तो मैंने इसको लिखने का तरीका, अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बन गया, ये ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था, अब ये एडिशन ऑफ बन गया। अब वापस समझिए, इस कंडीशन में मैंने क्या किया, प्लस को बाहर ले लिया और खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। और अब इसको मैं लिखता हूं अगर इसी फॉर्म में, मतलब हमें अगर एंगल निकालना है सी और बी के बीच में या बी और सी के बीच में, तो इसको मैं लिख सकता हूं सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2cb कॉस थीटा। थीटा इन बिटवीन बी एंड सी का बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, सी का कितना है 36, 36 नहीं 6, अरे बाबू स्क्वायर है ना। बी का कितना है 3 मतलब 9, 2 इंटू 6 इंटू 3 और कोस थीटा बराबर में क्या चल रहा है, ए वेक्टर चल रहा है, ए वेक्टर का स्क्वायर चलेगा अगर सीधा लिखते हैं तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये आएगा 36 और 9 कितने होते हैं, 6 और 6 42 और 45, ये 45 माइनस 6 18 और 2 36 कॉस थीटा। तो इसको इधर ले आओ, 36 कॉस थीटा बराबर में 0 और 20 आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर में आ जाएगा 20 अपॉन में 36, तो थीटा बराबर में आ जाएगा कॉस इनवर्स 20 अपॉन 36, काट दीजिए 5 4 निम 36, तो थीटा बराबर में आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/9। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा है, थर्ड है। मेरी बात आराम से सुनिए जी, ये सवाल जब तक आप करोगे नहीं तो आपसे बैठेगा नहीं। जिसके बीच में पूछा है उसके साथ खेल खेलना स्टार्ट कर दीजिए। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको प्लस में है तो प्लस में करिए, माइनस में है तो माइनस में करिए। अगर मैं यहाँ सेकंड स्टेप से ही यहीं से खेल खेलना स्टार्ट करता तो भी मेरा खेल सही खेला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको ये दोनों खेला ध्यान रखने हैं कि कैसे करने हैं, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, तो ये अगर कर लेंगे तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सवाल क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अच्छा इसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, इसको लिखूंगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर में क्या है, ए प्लस बी। तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा।
बराबर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मर जाएगा ये। कॉस थीटा बराबर में आ जाएगा 2ab अपॉन में 2ab। थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर में 1, यानी कि थीटा बराबर में कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट। आराम से देखिए किया क्या है। मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का वैल्यू अलग अलग ए वेक्टर प्लस बी के बराबर दिया। साल 2001 का सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये सेम सवाल दिया हुआ आपको, ए माइनस बी का बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सर इसमें क्या करें, हम तो फंस गए। अरे फंसना नहीं है बाबू, देख यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा बराबर में, ये अलग अलग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब भाई मैंने सीधा किया है इसको देखते हुए, ये वाला सवाल है, यहां से प्लस था और यहां प्लस था, सिर्फ यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, तो ये मर जाएगा। तो ये आएगा -2ab कॉस थीटा और ये आएगा 2ab। नहीं समझा तुम, तो ये आ जाएगा कोस थीटा बराबर में 2ab माइनस का 2ab। तो ये आ जाएगा कोस थीटा बराबर में माइनस का 1। कुछ गलत किया क्या, गलत किया, क्या गलत किया देखिए, किसी भी अब यहाँ गलत क्या किया, ये 2ab है, ये 2ab कोस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू, गलत कुछ नहीं किया भाई, थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री। मेरे को लगा 100, हाँ सही है। अच्छा मेरे को लगा ये प्लस का इधर जुड़ेगा, सॉरी सॉरी दैट, सही है बिल्कुल सही है, क्या गलत है इसमें, 180 डिग्री तो आए, वहां प्लस था यहाँ माइनस था, इतना सा फर्क। इफ द एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये याद रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगला देखिए, इफ a प्लस बी a माइनस बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये दिया है a प्लस बी और ये दिया है a माइनस बी। अगर मैं इसको लिखता हूं, ये लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ रूट था हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। a स्क्वायर से बी स्क्वायर से भी मर गया, तो यहां पर कितना आएगा 4ab cos थीटा बराबर में 0, है ना। तो cos थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 0, थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। मस्ट भी कितना आएगा, थर्ड ऑप्शन है भाई, मस्ट भी कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 का वैल्यू सिर्फ कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। आइए आखिरी सवाल, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। देखिए मान लीजिए कोई ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इनका यूनिट वेक्टर का मतलब वैल्यू कितना है 1। तो अगर तू लिखता है आर बराबर में या आर स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सभी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 बराबर में 1 प्लस 1 स्क्वायर लगा दे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 1 माइनस 2 बराबर में 2 cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। सही है, आराम से समझ। किया क्या है, सवाल में क्या बोला गया है, किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको इस प्रकार का बोला जाए, दो वेक्टर का वैल्यू इसके बराबर है, उसका रिजल्टेंट का वैल्यू भी बराबर है, तो हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120 डिग्री एंगल बनना स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे।
cos 60 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/2। कुछ दिक्कत थोड़ी कर, इसमें चेक कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 है, आर का, ए का, बी का, एक एक है। रिजल्टेंट का वैल्यू भी 1 है, तो 1 स्क्वायर, ठीक है। और 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 हो गया ये, तो ये 1 - 2 - 1/2 प्लस में है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में है, तो 1/cos थीटा कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 होता है, प्लस का 1/2 और 120 होता है, माइनस का 1/2। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा, कितना कितना नंबर ऑप्शन बैठेगा, 2π/3 पे कितना आएगा, 2π/3, तो ये आएगा 3 6 18, 120 डिग्री। चौथा नंबर ऑप्शन सही रहेगा। सही है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।